जाएगा नासिर मुल्क, ये असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाएंगी। जावेद हाशमी का कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आप सबको नया साल मुबारक हो। नाज़रीन, नया साल तो शुरू हो चुका, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि 2016 में सर उठाने वाले सियासी इशूज़ 2017 में भी सियासी मंजरनामे पर हावी रहेंगे। पनामा इशू, जिसने अप्रैल 2016 में मंजरेआम पर आया, सर उठाया, उसकी सुप्रीम कोर्ट में अब 4 जनवरी से एक नए बेंच के रूबरू असर नौ समात होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नए बेंच की तश्कील को खुशाइंद करार दिया है, उस पर अपने एतमाद का इजहार भी किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, हमें इस नए साल के आगाज़ पर ही कुछ पुराने इशूज़ को लेकर नए इल्ज़ामात भी सुनाई दे रहे हैं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब ने तहरीके इंसाफ के 2014 के धरने के हवाले से कुछ नए इंकशाफात किए हैं। वो ये फरमाते हैं कि इमरान खान साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलकर एक जुडिशल मार्शल लॉ का प्लान बनाया था कि यहाँ इस्लामाबाद में धरना होगा, अदालतों के जरिए असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, 90 रोज़ में नए इंतखाबात हो जाएंगे और नतीजतन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक कामयाब जमात बनकर अपनी हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने फिल वक्त कम अज़ कम जावेद हाशमी साहब की जहनी सेहत पर सवालात उठाकर इन इल्ज़ामात का जवाब दिया है। तीसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने 2016 में हुकूमत के सामने अपने 4 मुतालबात रखे। उनकी मंजूरी के लिए एक डेडलाइन भी दी 27 दिसंबर की, लेकिन हमने देखा कि ये डेडलाइन भी गुजरी। हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन मुतालबात पर कान धरा, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। इन बड़ी जमातों ने अब 2017 में क्या तर्ज सियासत इख्तियार करना है। इन जमातों ने अपने लिए जो एजेंडा दिफाई किए 2016 में, उन पर ये 2017 में खुद को कैसे पिच करेंगी। इस पनामा का करप्शन और एहतसाब के नारे का 2017 में क्या होगा, और सबसे बढ़कर ये कि इंतखाबात से कबल इस आखिरी साल में ये बड़ी जमातें पाकिस्तान की, तीनों बड़ी, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए क्या मिरास या क्या लेगेसी छोड़कर जाना चाहेंगी। इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सईद गनी साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए कैट तारिक फजल चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे। मेहमानों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सईद गनी साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए कैट तारिक फजल चौधरी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। शाह साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। 2017 के आगाज़ पर PTI एक नए सिरे से एक रिगरस एक्सरसाइज के लिए तैयार है पनामा को लेकर। 4 जनवरी से दोबारा समाअत होगी, नया बेंच, नए सिरे से दलाइल देना होंगे, नए सिरे से केस को प्रेजेंट करना होगा। बिल्कुल जवाद जी, इंशाअल्लाह हम अदालत उज़्मा में भी 4 तारीख से अपना केस पेश करेंगे और पूरे दलाइल देंगे और ठोस अंदाज में देंगे, और हम समझते हैं हमारा बड़ा ठोस मुकदमा है। और इंशाअल्लाह 7 तारीख से हम आवाम की कचहरी में भी जाएंगे और आवाम के सामने भी अपना मुकदमा पेश करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि एक अल्लाह की कचहरी है, एक कानून की कचहरी है और एक आवाम की कचहरी है, और हम तीनों में सुरखरू होना चाहते हैं। ठीक है, तो शाह साहब, ये अवामी कचहरी में जाने का फैसला ये कोई फॉल बैक ऑप्शन है कि अदालत से फैसला मर्जी का ना आया तो चलो ये फ्रंट एक हाथ में रहेगा? हरगिज़ नहीं। हम अदालत जाने से पहले भी अवाम की कचहरी में मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लोगों को इल्म हो कि हक़ाइक़ क्या है। पाकिस्तान के लोगों को इल्म ही नहीं था कि पनामा के केस की अहमियत क्या है, और बहुत से सरकारी लोग समझते थे कि ये चंद दिनों के खेल है और भूल भुलैया हो जाएंगी। और ये जो करप्शन है और करप्शन का आम आदमी की ज़िंदगी पर जो मनफी असरात पड़ रहे हैं,
जो सरमायाकारी को डिस्करेज करती है, जो हमारे इदारों को मफलूज करके रख दिया है और जो अरबों रुपए बाहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और मुल्क मकरूज हो रहा है, इतना मकरूज हो चुका है कि आज रेवेन्यू से ज़्यादा हमारी डेट सर्विसिंग है। लोगों को बताया जाए कि इसके मुज़र असरात क्या हैं। ठीक है शाह साहब, मैं जरा ये नुक्ता गनी साहब की जानिब लेके जाऊं। गनी साहब, पैनल पर आप लोग अदालत नहीं गए और जाहिर बात है बिलावल साहब के जो मुतालबात थे उस पर हुकूमत ने कोई कान नहीं धरा अब तक। उसमें आपका एक मुतालबा पैनामा बिल की मंजूरी का भी था। सो अब इस पैनामा को लेकर क्या स्टेक्स हैं पीपल्स पार्टी के, जबकि हम 2017 में दाखिल हो चुके हैं? देखें, हमारा अपना ख्याल ये था और उस पर अपोजिशन की दीगर जमातों की भी हिमायत हमें हासिल थी और इत्तफाक राय था कि जो अपोजिशन ने सेनेट में बिल जमा कराया, जो बाद में सेनेट ने उसको मंजूर भी कर लिया और अब वो कौमी असम्बली में जाएगा, उसको मंजूर किया जाए, चूँकि उसके अंदर एक कमीशन बनाने की बात की गई और बाख्तियार कमीशन बनाने की बात की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद इस इशू को टेकअप किया, कुछ पिटिशन उसके पास थी। लेकिन इसमें चूँकि मैं बहुत कोई वकील तो नहीं हूँ और कानूनदान भी इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे जहन में कुछ सवाल ज़रूर हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाख्तियार ज़रूर है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो इन्वेस्टिगेशन ख़ुद नहीं कर सकता, जबकि कमीशन को इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार भी होता है। और हमारा ये ख्याल था कि जो कमीशन बनाया जाएगा, जो हमारा एक प्रपोज्ड बिल था जो सेनेट ने पास किया है, उसमें उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं और उसके नतीजे में पनामा की जो तहकीकात हैं वो ठीक तरीके से हो सकती हैं और उसमें जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो किसी मंतक के अंजाम तक पहुंच सकते हैं, उनको की सज़ा हो सकती है। लेकिन अब देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो टेकअप कर लिया है तो ज़ाहिर हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बहुत ही गंभीर मसले की, इशू की, स्कैंडल की तहकीकात किस तरह करता है और फिर इसका नतीजा आपके सामने क्या आता है। गनी साहब, तो फिर आपकी पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत पैनामा को लेकर किस फोरम से हैं? पीटीआई तो चलें, सुप्रीम कोर्ट एक है उनके पास देखने के लिए, आप कहां देख रहे हैं? नहीं, देखें, जो हमारा बिल सेनेट से मंजूर हुआ है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर ही जो मुश्तमिल कमीशन बनना है, उसमें किसी और तरफ से लोगों ने नहीं आना, कोई सियासतदानों ने नहीं आना, किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं आना। कमीशन वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर ही होगा। लेकिन जब कमीशन बनाया जाता है तो उसके पास तहकीकात का इख्तियार होता है, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच है। और मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जब किसी चीज़ को हेयरिंग करता है तो सुप्रीम कोर्ट की लेवल पर जो है वो एक तो एविडेंसेस की शायद ठीक है, वो नहीं आएगा। आप इसको वेट आउट करना चाहेंगे इसको। शाह साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं फिर आगे चलता हूँ जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे सेनेटर साहब कह रहे हैं, देखिए जो तो पेश किया है नेशनल असेंबली ने हुकूमत में, वो तो हमें जिन टर्म्स पर हुकूमत चाहती है कमीशन बनाना, वो तो हमें हरगिज़ कबूल नहीं है और हम उसको मुस्तरद करेंगे और हम उस पर जाएंगे भी नहीं। अब रह गए दो हमारे पास ऑप्शन। एक ऑप्शन है जो जॉइंट ऑपोजिशन का बिल है। हाँ, हम उसकी आज भी तायद करते हैं, हम उसको ओन करते हैं, हमने उसके लिए वोट किया और ये तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का और दीगर ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका बिल है, सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, मुश्तरका ऑपोजिशन का बिल है, हम उसको ओन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत उस तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं रखती। अब तीसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा था कि दोनों फरीक, पटिशनर भी, रिस्पॉन्डेंट भी, आप अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस की तजावीज़ हमें दे दें और हम अज खुद गौर करेंगे। हम आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन हम खुद गौर करेंगे। हम कमीशन के हक में नहीं थे और जब हमें ऑप्शन दिया गया तो हमने उसे ऑप्ट आउट किया, क्योंकि हमें लगता था कि केस इतना वाज़ेह है कि कमीशन की मजीद अब क्या ज़रूरत है। जो कतरी ख़त के पोल खुले और जिस किस्म की हुकूमत के वकील ने कहा कि ना उनके पास सबूत है, सारा कारोबार पर्चियों पे होता रहा है, ना उनके पास कोई ठोस दलाइल थे, तो हम तो समझते थे कि इस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वक्त की किल्लत ने शायद पिछले बेंच को इजाज़त नहीं दी। ठीक है तारिक साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा तसल्ली रखें, ये जो पैनामा का तूफान है अभी थमा नहीं है। सो हमारे सामने है 2016 में ये बड़ी हद तक दर्द सर बना हुकूमत के लिए मामला और अब फिर इस केस की असर नो समात होने जा रही है। सो हुकूमत के लिए सब इत्मीनान की कैफियत तो ना हुई फिर? तारिक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, हुकूमत जो है वो इससे पहले भी बहुत वाज़ेह तौर पे ये बात कर चुकी है कि हम बहुत खुश हैं इस बात पे कि ये जो मुकदमा है ये पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा है उसमें आ गया है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये भी ख्याल था कि पाकिस्तान की दीगर जो सियासी जमातें हैं और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये केस सुन रही है तो वो भी इस अदालत पे एतमाद का इजहार करेंगी। बहुत एहतराम है किबला शाह साहब के लिए, इन्होंने ये फरमाया कि हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं अवाम को आगाह करने के लिए। मैं बड़े अदब से ये अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम को बाकायदा गुमराह करने की कोशिश की है। दो चीजें जो है बहुत वाज़ेह हैं और बतानी अवाम को जरूरी है। अवाम को गुमराह करने की कोशिश इसलिए की गई है कि जब केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो उसके बाद लोअर कोर्ट्स में आप नहीं जा सकते। उसके बाद अदालत उज़्मा ने खुद कहा कि जब हम इस केस की समाअत कर रहे हैं तो हम पॉलिटिकल पार्टी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिहेव करेंगी, और वो अब ये जो दंगा फसाद और ये सारे खेल तमाशे होते रहे ये अब नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अवाम को ये पोर्ट्रे किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि पानामा लीक्स को करप्शन के साथ लिंक किया है। पानामा लीक्स खुद ये बात कह रही है, उसमें लिखा हुआ है कि पानामा लीक्स में जो नाम है जिन कंपनीज का जिक्र है इसमें ये साबित नहीं है कि वो करप्शन हुई है या कोई गलत चीज हुई है। इमरान खान साहब की फौरन एक ट्वीट आती है कि जनाब पानामा लीक्स नहीं सॉरी कि ये जो ऑफशोर कंपनियां हैं ये चोरी का पैसा छुपाने के लिए और टैक्स एवेजन के लिए बनाई जाती हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान साहब की अपनी ऑफशोर कंपनी निकल आती है। उसके बाद वो उनका जो बयान है ऑफशोर कंपनियों के हवाले से वो खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरा काम तहरीक इंसाफ ने ये किया कि इन्होंने उस करप्शन का नाम जो है, जैसे वो जनरल ज़ियाउल हक साहब का रेफरेंडम था कि अगर आप अल्लाह और रसूल और उसके कानून को मानते हैं तो आप अगले 5 साल के लिए सदर में हो। तो करप्शन एक और चीज है, पानामा लीक्स का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑफशोर कंपनी इमरान खान साहब, मैं इसका जवाब ले लूं शाह साहब? इमरान खान साहब जी, मैं मुकम्मल कर लूं, शौक से दें, बहुत एहतराम है। अब किबला शाह साहब की तो कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, लेकिन इनके जितने साथी इनके दाएं और बाएं खड़े होते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन सपोर्टर है, फाइनेंसर है, इसमें कोई एतराज नहीं है, जरूर होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं। ठीक है। उनकी ऑफशोर कंपनियों ने किसी ने जिक्र किया आज तक कि उनकी ऑफशोर कंपनियां क्या थी? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी ऑफशोर कंपनियों को इन्होंने करप्शन से लिंक करके कौम को गुमराह करने की। मैं जा रहा हूं ब्रेक से पहले शाह साहब देखिए, बुनियादी तौर पर पहली बात तो ये है तारिक जी कि जो दाएं और बाएं खड़े हैं और अगर आप समझते हैं कि वो गिल्टी हैं तो आप कार्रवाई कीजिए। हमने कहाँ रोक रखा है आपको? आपने जिस पर कार्रवाई करनी है इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस कर रहे हैं, हमने अपने आप को पेश किया है ना। इमरान खान साहब ने कहा है, इमरान खान साहब ने कहा है कि जिन कवायद पर आप नवाज शरीफ साहब का ट्रायल कर रहे हैं मैं भी अपने आप को पेश कर रहा हूं। हम भाग रहे नहीं हैं। एक नंबर 2, आपने कहा कि ये सिर्फ पैनामा की बातों पे नहीं है। देखिए, ऑफशोर कंपनीज बिल्कुल किस्में हैं। कुछ ऑफशोर कंपनीज हैं जायज भी काम करती हैं और कुछ होती हैं जो पैसे को लॉन्डर करती हैं, पैसे को छुपाती हैं। अब ये तो आप में प्रूफ करना है ना, ओनर्स ऑफ प्रूफ आप पे है। बकौल जज साहबान के, जस्टिस खोसा साहब के जो चेयरमैन हैं, ओनर्स ऑफ प्रूफ आप पे है। मनी ट्रेल आपने बताना है, जवाब आपने बताना है, पैसा कैसे मुंतकिल हुआ, प्रॉफिट कहाँ से कमाया गया, बरास्ता दुबई गया, बरास्ता कतर गया, कहानियां 2 हैं, असेंबली में कुछ है, अदालत में कुछ है। ये वजाहत तो आपने करनी है और अदालत को मुतमईन आपने करना है। हेलो जी, मैं शाह साहब आपका मैं बहुत मुख्तसर सी एक बात कर दूं जी, बहुत मुख्तसर सी, क्विकली जी। तारिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारे ऊपर कोई 4-5 बुनियादी इल्जामात लगाए थे और ये भी कहा था कि हमारे पास सबूत हैं, टैक्स एवेजन हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, असासे छुपाए गए हैं, करप्शन हुई है, बोला गया है। इनका सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देना है, हमने नहीं देना। ये तो बहुत आसान बात है शाह साहब के, कल आप मुझे कह दें कि डॉक्टर तारिक ने जनाब अरबों रुपए की जो है वो करप्शन की है और उसके बाद कहें जी डॉक्टर साहब आप जो है वो अपना सबूत देते हैं फिर अदालतों में, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। ये अदालत बताना पड़ेगा, ये अदालत। लेकिन तारिक साहब इसमें यह भी तो हमें ख्याल रखना होगा कि असेंबली में वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमारे पास सबूत, दस्तावेजी सबूत हैं ट्रांजैक्शंस के, अदालत में बात पर्चियों की आ जाती है। नहीं, देखिए अदालत ने कहा है कि केस के 2 तरीके हैं ना, एक है एडवर्सोरियल और दूसरा इंक्विजिटोरियल। अब ये 2 मुख्तलिफ नौइयत हैं और आपको समझना है कि अदालत क्या कह रही है। अदालत की बात को समझिए और उसके मुताबिक केस को बढ़ाइए। नहीं, हम इंशाल्लाह
ठीक है, देने हैं, अदालत ने मांगे। एक ब्रेक पे जाने से पहले मैं क्विकली सिर्फ गनी साहब से अगर जान लूं। गनी साहब, आप ही गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो सर इस हद तक क्रेडिट तो आप देंगे फिर पीटीआई को? उन्होंने एक मामले को उठाया, अदालत में लेकर गए, हुकूमत को डिफेंस पर मजबूर किया, ये क्रेडिट तो जाएगा पीटीआई को? देखिए, बात यह है कि जब पनामा का इशू आया था तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का रोल भी बहुत उसमें इम्पोर्टेंट था, और इसको इशू को लोगों के सामने लाने में जो पहला पत्थर था वो शायद हमने फेंका था। लेकिन बहरहाल अपोजिशन की जमातें बैठीं, उन्होंने एक अपना केस बनाया और लोगों के सामने लेकर आए, हुकूमत पे दबाव बढ़ाया। अब वो किसी मरहले पर आकर अगर ये तय हुआ कि जी किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस करना है तो वो पीटीआई गई है, वो उनका काम है, और उनके अलावा कोई 4, 5, 6 लोग और भी गए हुए हैं, कोई इंडिपेंडेंट लोग हैं जो खुद गए, कोई वकील हैं वो चले गए। तो बहरहाल अगर वो आप समझते हैं कि जी हम कोर्ट में नहीं गए वो गए, तो ठीक है, मानते हैं कि वो गए, लेकिन देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अपना मकसद हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसमें एक बड़ी मुझे हैरत अंगेज़ बात लगती है कि जब हुकूमत और अपोजिशन की जमातों में TORs पर मीटिंग्स हो रही थी, तो जो बुनियादी एतराज़ था हुकूमत का, वो शायद आपको याद होगा, वो कहते थे कि ये TOR जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक हैं और ये कानून सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाया जा रहा है। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये तमाम लोगों के लिए जिनकी ऑफशोर कंपनी से PM पे नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला है तो सुप्रीम कोर्ट में सारी कार्रवाई PM स्पेसिफिक हो रही है, उसको ये वेलकम कर रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कानून जो तमाम ऑफशोर कंपनीज रखने वाले लोगों के लिए बनाया जा रहा था उस पर उन्हें एतराज़ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो PM स्पेसिफिक है उसको ये वेलकम भी करते हैं, उसको खुशाइन भी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ ऐसी है जिससे थोड़ा सा मुझे ठीक है मैं एक ब्रेक शामिल कर लूं नाज़रीन, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। पनामा जी, एक पनामा के इशू के साथ साथ पीपल्स पार्टी के मुतालबात भी थे नाज़रीन, जिन पर बज़ाहिर हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, उस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। 4 मुतालबात थे बिलावल साहब के, आपने ख़ास तौर पर अपनी जमात की तरफ से सपोर्ट किया। आपने कहा अगर हमें एहतजाजी मुहिम का पीपल्स पार्टी फैसला करेगी मैं लब्बैक कहूँगा, लेकिन जब ऐसा ना हुआ आपने कहा जी पीपल्स पार्टी के कारकुन मायूस हुए। तो शाह साहब, आपको लेट डाउन किया पीपल्स पार्टी ने, या आपकी तवक्कुआत पर ऐन पूरा उतरी पीपल्स पार्टी एहतजाज ना करके? देखिए, पीपल्स पार्टी एक खुद मुख्तार जमात है, अपने फैसले करने का उनको अख्तियार है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनके चेयरमैन हैं उन्होंने बड़ी वाज़ेह लाइन दी थी और उन्होंने कहा था कि 27 तारीख को अगर मेरे 4 मुतालबात का फैसला न किया तो लग पता जाएगा। ये उनके अल्फाज को मैं कोट कर रहा हूँ, कोट अनकोट। तो इससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल क्लैरिटी है, डिटर्मिन्ड है, और 27 तारीख तक हुकूमत ने कोई पेशरफ नहीं की थी। हमने क्या कहा था? हमने कहा था ये चारों पॉइंट्स जो बिलावल के हैं बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट्स हैं और हम बहसीत पार्टी इन पॉइंट से इत्तफाक करते हैं। मैंने यहाँ तक कहा था दोनों कायदे में इख्तलाफ जो है सेनेट के और नेशनल असम्बली के इस बात की गवाही देंगे, नवीद कमर भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, कमर कैरा भी तशरीफ़ फरमा थे, कि अगर इन 4 पॉइंट्स पर आपने मैदान में उतरने का फैसला किया तो एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर हम आपके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार होंगे अगर आपने मैदान में आने का फैसला किया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी दानिश में उनके जहन में अपनी टाइमिंग होगी, उन्होंने ऐवान में जाने का फैसला तो कर लिया, मैदान में उतरने का फैसला अभी नहीं किया। ये उनका अपना कोई जवाब होगा। अब 2 पॉइंट्स थे, एक लाइन थी जो बिलावल ले रहे थे और एक लाइन थी जो कुछ पार्टी के और बड़े ले रहे थे। लगता ये है कि बिलावल को स्टेप बैक करना पड़ा है और दूसरी लाइन जो है, जो रिकन्सिलिएशन की लाइन है, वो हावी हो गई। गनी साहब, मुतालबात तो पूरे नहीं हुए, तो एहतजाजी तहरीक के आड़े क्या शय आ गई? ये कोई लाइंस 2 अलग अलग थी, एक प्रिवेल कर गई दूसरी पे, जैसे शाह साहब कह रहे हैं? नहीं, एक तो जी एक ही लाइन है, कोई दूसरी लाइन नहीं है। अच्छा, ये अलग बात है कि हर शख्स के बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। पीपल्स पार्टी की वही लाइन है जो बिलावल साहब की लाइन है और उनके नुक्ता नज़र से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। पार्टी के अंदर जब मीटिंग्स होती हैं हर शख्स का अपना नुक्ता नज़र होता है, इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी का डिसीशन और पॉलिसी वही होती है जो डिसाइड होता है। और इस वक्त जो बिलावल साहब ने कहा है, जो वो कह रहे हैं, वही पार्टी की पॉलिसी है।
जहाँ तक एहतजाज की बात है तो बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि मैं इस मुल्क के हर ज़िले में जाऊँगा, हर इलाके में जाऊँगा, हर गांव में जाऊँगा और हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने 4 मुतालबात को मंजूर कराने के लिए लोगों को मोबिलाइज़ करूँगा। यही काम तो पीटीआई कर रही है ना, कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जलसे कर रही है, जुलूस कर रही है, रैलियाँ कर रही है। तो एहतजाज करने का हमने एक ये तरीका निकाला। अब मुझे नहीं पता कि पीटीआई ने अपने जहन में क्या नतीजा पहले से अख़ज़ कर रखा था कि 27 को अगर नहीं होगा तो वो जो मजमा हमारा 27 दिसंबर को जमा हुआ था गढ़ी खुदाबख्श में, कहीं उसको लेके हम इस्लामाबाद चले जाएंगे या वहाँ से कोई हम लाठियाँ डंडे उठाएंगे और जाकर पार्लियामेंट में। लॉन्ग मार्च का तो कहा था आप सबने। नहीं, उन्होंने तो नहीं, लाठी डंडा कौन उठा रहा है, लेकिन आपने एक वाज़ेह पोजीशन लेने का कहा था। और मैं सच्ची बताऊं, आप अपना कम से कम पंजाब की पार्टी से सर्वे कर लें, खासी मायूसी है। जी गनी साहब, देखिए अब वो तो खैर हमारा अपना मसला है ना कि किस में मायूसी है किस में नहीं, और है तो हमने कैसे दुरुस्त करनी है। लेकिन लॉन्ग मार्च का उन्होंने बिल्कुल कहा है, और ज़ाहिर है कि लॉन्ग मार्च जब आप करने जाते हैं तो उससे पहले लोगों को मोबिलाइज तो करते हैं ना। अब लॉन्ग मार्च का ये तो नहीं था कि कोई फिलहाल अगले दिन कहते जी मैंने जाकर इस्लामाबाद चले जाना है, दूसरे दिन चले जाना है। वो पॉलिसी, वो प्लान, वो तरीक़ेकार जो है वो पीपल्स पार्टी ने तय करना है, और वो वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि कोई रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी नहीं है, हुकूमत के साथ नरमी बरतने की कोई पॉलिसी नहीं है। हुकूमत के ऊपर दबाव जो हम बढ़ा रहे थे वो मज़ीद बढ़ेगा, और हुकूमत को हम मजबूर करेंगे कि वो 4 मुतालबात हमारे मंजूर करें। आप इस हवाले से पुरुद हैं। शाह साहब, मुझे थोड़ा सा इस तरफ बताइए, इमरान खान साहब ने क्या इस अरसे में जी, हम देखिए सेनेटर साहब जो कह रहे हैं दोस्त कह रहे हैं और पॉलिटिकल आदमी है और सही बात करते हैं, मुझे बड़ा एहतराम है। लेकिन इस अरसे में अगर 2 चीजें हो गई तो का आवाम क्या मतलब लेगी? इस अरसे में अगर डॉक्टर आसिम हुसैन बाहर चले गए और अयान अली को रियायत मिल गई तो इसका परसेप्शन क्या जाएगा? मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि डॉक्टर आसिम जो हैं उनका मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में है। अब अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि सिंध हाई कोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म के कहने पे कोई फ़ैसला करेगी तो अलग बात है, लेकिन डॉक्टर आसिम का मैं आपको बता दूं हम इसलिए पुरुमीद हैं कि उनकी ज़मानत हो जाएगी कि उनके हेल्थ इश्यूज़ की बुनियाद पर जो उनके ऊपर वो दहशतगर्दी वाला केस था उसमें उनकी ज़मानत ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर एक बेंच, एक जज किसी को ज़मानत दे दे इस बुनियाद पर कि उसकी सेहत ठीक नहीं है, तो दूसरे केस में दूसरा बेंच जो है इस बुनियाद को रद्द नहीं कर सकता। तो उनका केस जब लगेगा उनकी ज़मानत हो जाएगी। तो इसको इससे ताबीर करना कि जी वो कोई अंडरस्टैंडिंग है, ये गलत है। दूसरी बात, अयान अली का भाई कोई ताल्लुक हम कह के थक गए कि नहीं है, वो अगर छूटे उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बाहर तो वैसे ही है। अब उनका केस चल रहा है, वो ईसीएल के नाम का है, वो अदालतें जाने वो जाने। अब अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का ये, मैं एक मिनट, अगर ये उनके जहन में है कि अदालतें फैसले नवाज शरीफ साहब के कहने पे करेंगी या हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग होगी नवाज शरीफ की उसके बाद करेंगी, तो ये इनकी सोच है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। शाह साहब, आपके लिए सवाल ये, इमरान खान साहब ने कहा किसी ऐसी जमात से इत्तेहाद नहीं होगा जिसके सरबरा पर इल्ज़ाम हो करप्शन का, वो करप्शन में मुलव्विस हो। तो हमें थोड़ा सा ये वजाहत दें, इसका इत्तलाक पीपल्स पार्टी पर तो नहीं होगा क्योंकि उसके चेयरमैन बिलावल हैं और उन पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। नहीं, बिलावल पे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम तो समझते हैं कि बिलावल पे तो हमने तो उनके साथ हमने तो फैसला किया था कि अगर बिलावल मैदान में उतरते हैं, मैंने खुद कहा था कि हम लब्बैक कहेंगे, अब साथ खड़े होंगे। बिलावल का, हमें बिलावल की ज़ात पर कोई इतराज़ नहीं है। तो सर ये आपने कहा इत्तेहाद उनसे नहीं होगा जिनके सरबरा करप्शन में मुलव्विस हों, ये कौन सी जमात है? देखिए बिलावल की ज़ात की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, पीपल्स पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर हमें बिल्कुल एतराज़ है। मिसाल के तौर पे मैंने पब्लिकली कहा है कि अगर वो हमारे साथ बैठ के, हम फर्ज करें हम बैठ के बात करते हैं किसी चीज़ पर आगे बढ़ने के लिए, और अगर ये भेज देते हैं वहाँ से गिलानी साहब को, राजा परवेज़ अशरफ साहब को, तो हमें दिक्कत होगी, उनसे बात करने में हमें यकीनन दिक्कत होगी। गनी, सेनेटर गनी को भेजें, मोर देन वेलकम। आप कमर को भेजें, कैरा को भेजें, वेलकम। शेरी रहमान को भेजें, वेलकम। एतजाज को भेजें, वेलकम। बिलावल को भेजें जी, तो वेलकम। ठीक है। तारिक फजल चौधरी साहब, मुझे क्विकली जरा ये बताएं, हम पीपल्स पार्टी के मुतालबात की बात कर रहे हैं, तो सर क्यों हुकूमत ने नहीं सुना इन मुतालबात को, हालांकि डेडलाइन भी दी थी एक पीपल्स पार्टी ने? आपको क्या यकीन था कि कोई लॉन्ग मार्च और एहतजाज नहीं होगा? नहीं, देखिए अगर आपने कभी इस दौरान में जो मैंने प्रोग्राम किए हैं टीवी पे,
इस हवाले से जब भी सवाल पूछा गया तो मैंने उसका हमेशा एक ही जवाब दिया। हमने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक संजीदा जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जो समुंदर है उसमें इतने उतार चढ़ाव से और इतने तूफानों से गुजरी है कि उसकी तरफ से हमें कभी भी ये उम्मीद नहीं है कि वो कोई ऐसी इमेच्योर हरकतें करेगी। सियासत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो सियासी तौर पर मुकम्मल एक बालिग जमात है। तो ये चौधरी निसार साहब बच्चा पार्टी किसे कहते हैं तारिक साहब? तारिक जी, जितनी आप वकालत करेंगे पीपल्स पार्टी की उतनी मुश्किल पैदा करेंगे उनके लिए। मैं अर्ज कर देता हूँ जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक मैं समझता हूँ कि मुल्क की कौमी जमात है, उसकी मैं स्टैंडिंग की बात की है। तो निसार साहब ने जो बच्चा पार्टी की बात की है, अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीरें मौजूद हैं और जो उनका अंदाज़े तखातुब पाकिस्तान की सीनियर क़यादत के बारे में है, उसके हवाले से चौधरी निसार साहब ने कहा है कि ये बच्चा पार्टी है। और उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल साहब को, जी मैं जाहिर है उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सियासी तौर पे मज़ीद तरबियत की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोग उनके दाएं और बाएं खड़े होते हैं और कोई शायद उनकी जो ट्रेनिंग और तरबियत सियासी मैदान में होती है वो नहीं कर रहा। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको एज ए पोलिटिकल वर्कर अपना एनालिसिस दे दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरकश में आखिरी तीर है, और जिस अंदाज से ये इस तीर को खेलने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी को तारिक साहब, अब तो जरदारी साहब खुद आ रहे हैं पार्लियामान में, अब तो आप फिर बच्चा पार्टी नहीं कह सकेंगे। नहीं, जरदारी साहब एक जाहिर है कि सीनियर पॉलिटिशियन है, मुल्क के वो साबिक सदर हैं। और अगर आप देख लें, चले आप इसी बात पे आ जाए, अगर आप देख लें जरदारी साहब की भी तकरीरें आप उठा लें, बिलावल भुट्टो साहब की भी तकरीरें उठा लें, उनमें फर्क है। जरदारी साहब अपने मुखालफों के बारे में सख्त बात भी करते हैं तो उसका तरीका कुछ और है। तो आपको जरदारी साहब का तरीका ज्यादा पसंद है, ठीक हो गया। तारिक साहब, मैं एक क्विक ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करूं। इमरान खान ने कुछ न्यूट्रल अंपायर्स की तैनाती का मुतालबा किया है और साथ ही कहा है कि जब तक न्यूट्रल अंपायर्स नहीं होंगे मुल्क में इंतखाबात वो नहीं होने देंगे। सो इस पर भी बात करते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। नाज़रीन, शाह साहब, मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि जी हुकूमत ने 2018 के इंतखाबात भी रिग करने का मंसूबा बना लिया है, मुल्क में न्यूट्रल अंपायर्स ना हुए तो वो मुल्क में इंतखाबात नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब हमने जावेद हाशमी साहब को सुना, वो एक इल्जाम लगा रहे हैं खान साहब पर कि 2014 धरने पर इमरान खान साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ मिलकर एक जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज करवाना चाहते थे। तो शाह साहब, ये दोनों बातें कैसी हैं पीटीआई की क्रेडिबिलिटी के लिए? मैं पहले बताता हूँ। पहले देखिए, हाशमी साहब ने जो कुछ कहा वो आज़ाद है, कह सकते हैं। पहली बात तो है कि इमरान खान साहब ने उन सब बातों को रद्द किया है, डिनाई किया है, नंबर एक। नंबर दो, जो साबका चीफ जस्टिस हैं वो मुल्क में मौजूद है, हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, उनसे पूछा जा सकता है। और फिर आपने देखा कि इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जनरल तारिक खान का, हेलो आवाज़ आ रही है आपको? जी जी शाह साहब प्लीज। जनरल तारिक खान का एक उनका जो रिएक्शन है वो इस वक्त बड़ी तेजी से पूरे मुल्क में फैल रहा है और गर्दिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं उन 5 जर्नलों में था जो इस किस्म की कुछ कार्रवाई करना चाहते थे। उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी जात का मसला नहीं है, हमारे इदारे पर हमला किया गया है और हमें बदनाम करने की कोशिश की गई है, और मैं मुतालबा करता हूं अपने इदारे से कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चले कि यह हकीकत है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। यानी कि आपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान की अफवाज पर हुकूमत वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ कू करने का इल्जाम लगाया है। अब ये बात सही है या गलत है? अब इसका तो इंक्वायरी होनी चाहिए। किसने करनी है? मैं समझता हूं इंक्वायरी होनी चाहिए। या देखिए, या तो सुप्रीम कोर्ट, देखिए एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले या फौज मुतालबा करे कि हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है, उसमें हकीकत क्या है और हकीकत कौन के सामने आनी चाहिए। शाह साहब मुख्तसरन, ये न्यूट्रल अंपायर खान साहब को फिर क्यों याद आ गए? न्यूट्रल अंपायर की बात यह है कि देखिए, हम कब भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। और अभी बाई इलेक्शन में भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन अपनी एतमाद और अपनी साख बहाल नहीं कर पा रहा। और अगर 2013 जैसे इंतखाबात हुए तो मैं आज आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं कि कौम उनको नहीं मानेगी। पहले तो 1 साल इंतजार हुआ
इस दफा तो इलेक्शन के फौरी दिन, जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहे होंगे, लोग सड़कों पे होंगे। अगर आपने शफाफ इलेक्शन ना कराए, अगर लोगों को एतमाद में ना लिया, अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो खामोश हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। देखिए, जिस तरह हम कहते थे कि नैब का चेयरमैन अगर मुकमुका से होगा तो फिर इंसाफ नहीं होगा, और आज कौन कह रहा है? सबसे ताकतवर वजीर चौधरी निसार कह रहे हैं मैं गनी साहब को भी इस पर जरा शामिल कर, ऑपोजिशन के मुकमुका से चेयरमैन होगा, गनी साहब तो आप भी होगा। ये मुतालबा करते हैं पीटीआई के साथ, न्यूट्रल अंपायर्स लगने चाहिए, आपको भी लगता है न्यूट्रल अंपायर्स नहीं है? देखिए, मुझे नहीं पता कि इनकी मुराद क्या है न्यूट्रल अंपायर से, लेकिन एक बात जो समझने की है कि PMLN धांधली करने में माहिर है और इन्होंने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, और मौजूदा जो भी आपके इलेक्शन लॉज हैं, या इवन ये कि मैं तो समझता हूँ अगर हम इसमें रिफॉर्म्स भी ले आएँ तब भी उनको रोकना ज़रा मुश्किल है। मेरी राय में उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात तो देना चाहते हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग हैं उनको इख्तियारात इस्तेमाल करने का जो है ना ताकत नहीं है उनके अंदर, सकत नहीं है उनके अंदर, वो इंतहाई कमज़ोर लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी अदालतों ने, मैं इंतहाई माज़रत के साथ कह रहा हूँ, हमारी अदालतों ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना दबाव डाला है कि वो अदालतों के इशारे के बगैर एक कदम उठाने को तैयार नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा फेलियर इलेक्शन कमीशन का। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन अदालतों के मातहत नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस खुद मुख्तार बड़ा इदारा है और उतना ही पावरफुल है जितना अदालतें पावरफुल हैं। इस तरह अदालतों को अपना काम करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर और किसी चीफ के अंदर, सिवाय एक वो जुनेजो साहब आए थे, इतनी जरूरत नहीं कि अदालतों को जाके कह सकें कि भाई हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। तारिक साहब, इस नुक्ते पर बज़ाहिर पीटीआई पीपल्स पार्टी मुत्तफिक नजर आती है। गनी साहब को आपने सुना, सो पैनामा एक तरफ, ये न्यूट्रल अंपायर्स की तैनाती, वरना खान साहब कहते हैं वरना, तो इसके लिए भी अब आप तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? देखिए जी, मुझे समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था तो उस वक्त भी ये किसी अंपायर के इंतजार में थे, और हर रोज जब इमरान खान साहब स्टेज पे जलवा अफरोज होते थे तो हमेशा ये कहते थे कि जनाब अंपायर की उंगली अब कल खड़ी हो रही है, आपकी है, इंक्वायरी करवा लेना तारिक जी, और आपकी है, हमें ये नहीं पता कि वो अंपायर कौन था और इमरान खान साहब किसका इंतजार कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर 3 जजेस के ऊपर एक कमीशन बन गया है तो मेरा ख्याल ये है कि उसके बाद ना तो किसी अंपायर की जरूरत है और ना किसी न्यूट्रल अंपायर की जरूरत है। मैंने जब बात अभी पिछले कर रहा था, आपने मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दी। एक तो मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह कौम को गुमराह करने की कोशिश की, गलत बयानी से, गलत हकाइक दे के, और दूसरी तरफ जो एक कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की वो ये की, जो मैं समझता हूँ कि बहुत काबिल मजम्मत बात है, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में इन्होंने सोशल मीडिया पे वो कैंपेन चलाई, जजेस के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए ऑनरेबल जजेस के बारे में, और वो सिर्फ इसलिए कि जजेस को दबाव में डाला जाए। अगर मैं ये कहूं कि PMLN के फेक अकाउंट से ये कैंपेन चलाई गई, फिर आप मानेंगे मेरी बात? अगर मैं ये कहूं कि PMLN के फेक अकाउंट से ये कैंपेन चलाई गई तो फिर अगर मुझे मुकम्मल करने दें, मैं तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। तारिक कर रहा हूं ना, दरखास्त करता हूं मुझे मुकम्मल करने दें। जी तारिक साहब, आपको अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं कंक्लूड करता हूं। जी इजमी शाह साहब का मैं बहुत एहतराम है, मैं सिर्फ गुजारिश करूं मुझे मुकम्मल करने दें कि ये जजेस के खिलाफ जो कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलाई उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि खुद इमरान खान साहब की ऑफिशियल स्टेटमेंट मौजूद है कि हमें चीफ जस्टिस के और बाकी जजेस के रवैये से और उनके इस फैसले से मायूसी हुई। इसका मतलब ये है कि आप उनको इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि वो आपकी मर्जी का फैसला दें। हर वो फैसला किसी भी अदालत का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी के खिलाफ हो वो इन्हें मायूसी होती है। उस फैसले के ऊपर इत्मीनान का या उस फैसले को एक्सेप्ट करते हुए ऐसे रिमार्क्स जरूर देते हैं कि जजेस जो है वो बताने के लिए वो कोई ना कोई, मैं समझता हूँ कि वो ज़ाहिर है जजेस अपने कलम से बोलते हैं, वो अपने मुंह से तो बोलते नहीं है। इमरान खान साहब की इन बातों का जो है वो जवाब दे सकते हैं। 5 सेकंड आप कुछ ऐड कर रहे हैं, मैं स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की, ये कामयाब नहीं होगी इंशाल्लाह कि आप जजेस को अंडर प्रेशर करें। शाह साहब, हमने किसी को अंडर प्रेशर नहीं करना, हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हम इस मुल्क में एक शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और हम इस मुल्क में करप्ट हुक्मरानों का एहतसाब चाहते हैं, चाहे उनका किसी जमात से ताल्लुक हो। बिल्कुल ठीक। एहतसाब अक्रॉस द महमूद कुरैशी साहब, सईद गनी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि अगर पीटीआई पर
किसी जानिब से इल्ज़ामात लग रहे हैं, जैसा कि जावेद हाशमी साहब की जानिब से, तो वो ये मुतालबा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इन संजीदा इल्ज़ामात का अज़ खुद नोटिस ले, इन इल्ज़ामात की बाकायदा तहकीकात हो। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।